नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात उदयपुर में कांग्रेस ने 3 दिन के चिंतन शिविर की कर लेते हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने इस चिंतन शिविर में नेताओं को निर्देश दिए और कहा कि बाहर यही संदेश जाना चाहिए कि संगठन पूरी तरह से मजबूत है और संगठन पूरी तरह से एक के बाद एक चुनाव में मिली हार से पस्त पड़ी कांग्रेस। शुक्रवार के से 3 दिन तक उदयपुर चिंतन शिविर के आयोजन किया गया। कांग्रेस इस चिंतन शिविर के जरिए अपनी कमजोरियों पर आत्ममंथन करेगी। 2024 में बीजेपी के चुनावी मॉडल का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अपनी दिशा का तय करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में पार्टी के नेताओं को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि पार्टी के नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब उनको पार्टी को लौटाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब इन सभी नेताओं का काम है कि पार्टी को उसका कर्ज लौटाएं। सोनिया गांधी ने कहा, इससे कड़ा संदेश मैं नहीं दे सकती। सोनिया गांधी ने कहा कि ये ऐसा समय आया है कि हमें संगठन के हितों के लिए काम करना होगा। सबसे आग्रह है कि खुलकर अपने विचार रखें, लेकिन बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए कि संगठन की मजबूती, दृढ़ और निश्चय और एकता का। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें देश की उम्मीदों के बारे में पता है। हम यह प्रण लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि देश के राजनीतिक में कांग्रेस को उसी भूमिका में लेकर आएंगे जिसमें वो पहले थी। जिस भूमिका की उम्मीद है इस बिगड़ते समय में देश की जनता करती है। हम ये तय करें कि जब हम यहाँ से निकलें तो एक नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ निकलें। कांग्रेस के चिंतन शिविर के उद्घाटन भाषण में सोनिया गांधी ने अनुशासन के लक्ष्मण रेखा खींचते हुए पार्टी के नेताओं से कर्ज उतारने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है और अब उसका कर्ज लौटाने की बारी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को एक बार फिर से कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें हैं और हमें उनको पूरा करके दिखाना है। सोनिया गांधी ने इस दौरान मोदी सरकार पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज मुसलमानों पर देश भर में अत्याचार हो रहे हैं, वे भी बराबरी के शहरी हैं और उन्हें भी समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के लोग आज उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, खासतौर पर दलितों को सजा दी जा रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के राज में देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और नोटबंदी के बाद से लगातार गिरावट का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि लोग अब यह मान चुके हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं। निजीकरण की पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफ नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के कल्याण और विकास में योगदान के लिए बनी सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के देश की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए हैं और यूपीए सरकार की स्कीमों से ही उन्हें बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं खासतौर पर 2 स्कीमों का नाम लेना चाहूँगी, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के उद्घाटन भाषण में कहा कि आज देश अलग हालतों में है। मुस्लिमों पर हमले किए जा रहे हैं जो बराबर के शहरी हैं और समान अधिकार रखते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन किया जा रहा है। आज संवैधानिक संस्थाओं के सामने बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सोनिया गांधी ने आपको बता दें कि सोनिया गांधी से पहले अशोक गहलोत ने स्वागत भाषण के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो यह बवाल कराने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव आने वाले होते हैं वहीं दंगे होते हैं। उन्होंने कहा कि हम काम बहुत करते हैं लेकिन कभी मार्केटिंग नहीं करते। गहलोत ने कहा कि यह लोग गुजरात मॉडल जैसी बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते। आपको बता दें कि इस चिंतन शिविर में लेकर कांग्रेस नेताओं को कड़े निर्देश दिए गए, तो वहीं उनसे कहा गया कि इस चिंतन शिविर के बाहर की दिए गए निर्देशों की बातें बाहर ना लाई जाएं। आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों को लेकर इस चिंतन शिविर में चर्चा हुई। चिंतन शिविर के शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता अजय माकन के प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक परिवार को
एक टिकट दिया जाएगा। नेता के किसी रिश्तेदार को टिकट तभी मिलेगा जब वह 5 साल पार्टी के लिए काम कर लेगा और बूथ और ब्लॉक स्तर के बीच मंडल बनाए जाएंगे। इस समय बूथ के बाद सीधे ब्लॉक स्तर का ढांचा काम करता है। हालांकि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि यह फिलहाल प्रस्ताव ही है, अंतिम फैसला चिंतन बैठक में चर्चा के दौरान ही किया जाएगा। आपको बता दें कि अजय माकन ने भी इस बात को लेकर कहा कि बूथ से लेकर कार्य समिति तक 50% पद युवाओं को दिए जाएंगे। युवाओं के लिए 50 साल की समय सीमा तय की गई है। वहीं कोई भी नेता किसी पद पर सिर्फ 5 साल ही रहेगा। 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा, जिसके बाद वह फिर से पद की जिम्मेदारी संभाल सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 50% युवाओं को पद देने की बात कही है। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात इस चिंतन शिविर में कही गई है। अजय माकन ने इस चिंतन शिविर में यह साफ कर दिया कि किसी भी सदस्य को चिंतन शिविर में मोबाइल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। 9 पैनल बने हैं जो अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं। इन चर्चाओं के बाद ही चिंतन शिविर में अंतिम फैसले लिए जाएंगे। बता दें कि जिन राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस वहां पर फोकस करना चाहती है। इसको लेकर चिंतन शिविर में उन राज्यों पर भी फोकस किया है जहां इस साल या अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इनमें से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। इसके बाद भी इन राज्यों के विधायकों और बड़े नेताओं को शिविर से दूर रखा गया है। बताएं कि इस चिंतन शिविर में युवाओं की बात ज़्यादा की गई। इस चिंतन शिविर के जरिए पार्टी यह बताने की कोशिश कर रही है कि युवाओं को अधिक से अधिक मौके दिए जाएंगे। जाहिर है कि मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवाओं के पार्टी छोड़ने और राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच रहने वाली गहमा गहमी को लेकर यह कदम उठाए जा रहे हैं। गहलोत भी वीडियो संदेश जारी कर यह जताने की कोशिश की है कि युवाओं को मौके दिए जा रहे हैं। तो वहीं प्रवक्ता रागिनी नायक के नेतृत्व में पार्टी ने युवा नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे किया, जिसमें मोदी सरकार की युवाओं से जुड़ी नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शनिवार को होने वाले सभी ग्रुप डिस्कशन में शामिल होंगे। इस दौरान वे अलग अलग समूहों में आए प्रस्तावों को जानेंगे और उन पर अपनी राय देंगे। शिविर के दूसरे दिन राहुल गांधी ग्रुप डिस्कशन में शामिल होंगे और अलग अलग समूहों के प्रस्तावों पर जानकारी और अपनी राय देंगे। साथ ही भविष्य में की रणनीति बनाने की बात भी करते नजर आएंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में अब तक सिर्फ प्रस्ताव और मोदी सरकार की नीतियों की ही आलोचना सामने आई है। अब तक पार्टी संगठन में होने वाले बदलाव को सामने नहीं रखा गया है। बताया जा रहा है कि चिंतन शिविर के तीसरे और निर्णायक दिन ये सभी अंतिम फैसले लिए जाएंगे। तो भारत के अनारिया सेक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन घुस आया, जिस पर जवानों ने फायरिंग की। आपको बता दें कि फायरिंग के बाद यह ड्रोन पाकिस्तान में वापस चला गया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अनारिया सेक्टर से एक बार पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया। सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने भारतीय सीमा को लांघते ही ड्रोन देख लिया और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने ड्रोन पर 7 से 8 राउंड फायर किए, लेकिन वे ड्रोन को गिराने पाने में असफल रहे और ड्रोन पाकिस्तान वापस लौट गया। बीएसएफ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह मामला सुबह 4 बजे का है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी ड्रोन कुछ देर तो पाकिस्तानी सीमा के भीतर ही मंडराता रहा, लेकिन उसके बाद उसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जिसके 1-2 मिनट बाद ही मूवमेंट के बाद बीएसएफ के सतर्क जवानों ने उसे देख लिया और उसे गिराने के लिए 7 से 8 राउंड फायरिंग की। इससे पहले ही ड्रोन को गोली लगती वह वापस पाकिस्तान की ओर लौट गए। बीएसएफ जवानों ने इसकी सूचना अपने अधिकारियों को भी दी। ड्रोन के वापस लौटने के बाद बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि ड्रोन की मदद से भारतीय क्षेत्र में नशे या हथियारों की खेप
भेजी गई हो। फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई भी बरामदगी होने की सूचना नहीं सामने आई है। आपको बता दें कि इससे पहले 7 मई को सुबह 7 बजे पाकिस्तानी ड्रोन को इसी सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा गया था और एक बार फिर से इस ड्रोन को भारतीय सीमा के अंदर देखा गया, जिसके बाद जवानों ने इस पर फायरिंग की। बता दें कि उस दौरान बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को गिराने के लिए फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में लौट गया। सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियां बढ़ने के बाद बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। 11 मई बुधवार को इसी तरह पाकिस्तान ड्रोन ने अमृतसर बॉर्डर रानिया में भी भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया था। उससे पहले 7 मई को पाकिस्तान ने पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अटारी के ड्रोन की भी मदद से 10 किलो 600 ग्राम हेरोइन भारतीय क्षेत्र में फेंकी, जिसे बीएसएफ के जवानों ने बरामद किया था। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा पर ड्रोन भेजे जा रहे हैं और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हाल ही में आए ड्रोन पर भी यह आशंका जताई जा रही है कि नशे की खेप की सप्लाई के लिए यह ड्रोन निगरानी रखने के लिए भारतीय क्षेत्र में घुसा था, जिसको जवानों ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान वापस चला गया। टेरर फंडिंग मामले में एसआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसआईए ने जम्मू कश्मीर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के एसआईए ने आतंकवादी के वित्तीय पोषण से जुड़े मामले में आईपीसी से एपीएचसी पाकिस्तान के अध्यक्ष के पैतृक आवास समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया है कि गांधीनगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद इसे गहन जांच के लिए एसआईए को सौंप दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक जांच एजेंसियों के कर्मियों ने शुक्रवार को स्थानीय पुलिस की मदद से जम्मू, कठुआ, डोडा और कश्मीर के दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की। उन्होंने भद्रवाह के मस्जिद मोहल्ला इलाके में स्थित एक मकान की भी तलाशी ली। रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बेचने वाले एक व्यक्ति के आवास और दुकान पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि एसआईए ने मस्जिद मोहल्ला इलाके में जुबैर खातिब के मकान की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि जुबैर का पिता हुसैन खतीब 20 सालों से अधिक समय से पाकिस्तान में है। वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजाबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। खबरों के मुताबिक जुबैर की दुकान से एक वाईफाई राउटर जब्त किया गया है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग को लेकर एसआईए ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें जम्मू कश्मीर और कठुआ, डोडा और कश्मीर के दर्जन भर ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। उनमें से भद्रवाह के मस्जिद मोहल्ला इलाके पर भी एक मकान की तलाशी ली गई। रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बेचने वाले एक व्यक्ति के आवास को और दुकान पर भी अधिकारियों ने छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि एसआईए ने मस्जिद मोहल्ला इलाके में जुबैर खतीब के मकान की तलाशी ली। बताया गया कि जुबैर का पिता हुसैन खतीब 20 सालों से अधिक समय से पाकिस्तान में है और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजाबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। इस संगठन से जुड़े होने के बाद उनके घर की तलाशी ली गई। खबरों के मुताबिक जुबैर की दुकान से एक वाईफाई राउटर जब्त किया गया है। तो महाराष्ट्र के बाद अब नवनीत राणा ने दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने यहां हनुमान चालीसा पाठ के बाद आरती की। इस दौरान उनके पति रवि राणा भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले मीडिया से बातचीत के दौरान नवनीत राणा ने कहा कि राणा दंपत्ति किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता, ना ही बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से चलता है। आज हम महाराष्ट्र के लोगों को उद्धव ठाकरे से मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जेल में भी
हर रोज 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। मैं नहीं चाहती कि कोई भी निर्दोष जेल जाए। बता दें कि मुंबई से हनुमान चालीसा का पाठ पर शुरू हुई सियासत अब दिल्ली में जोरों पर है। नवनीत राणा अपने पति के साथ यहां डटी हुई हैं और उधर सरकार के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। इससे पहले राणा दंपत्ति को 23 अप्रैल को आईपीसी की धारा 153A और 124A देशद्रोह के तहत गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपत्ति ने ऐलान किया था कि वो बांद्रा में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इससे पहले कि दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद अब वह दिल्ली आ गए। उन्होंने दिल्ली के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे से मुक्ति दिलाने के लिए वो ये हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं और उन्होंने जेल की बातों को बताते हुए कहा कि उन्होंने जेल के अंदर भी 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि कोई भी निर्दोष जेल जाए। बुलेटिन में बात अब कोरोना मामलों की कर लेते हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में 2,858 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बता दें कि भारत के में कोरोना वायरस ने शनिवार को 3,000 से कम केस सामने आए। केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 2,858 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान एक दिन में कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,355 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या अब बढ़कर 18,096 हो गई है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या की अगर बात करें तो देश में कोरोना मामलों की संख्या 4,31,00,000 से अधिक हो गई है। वहीं कोविड-19 देश में मरने वालों की संख्या 5,24,201 है। देश में कोरोना से कुल रिकवर हुए लोगों की संख्या की बात करें तो ये 4,25,76,815 हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार 4 दिन से कोरोना के मामले 3,000 से नीचे देखे जा रहे हैं। आज कोरोना के मामले 2,858 हुए, तो वहीं कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई। कोरोना का कहर अब नॉर्थ कोरिया में भी देखने को मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया में कोरोना के 17,000 मामले सामने आए हैं। बता दें कि नॉर्थ कोरिया में भी अब कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देश में 17,000 से ज़्यादा नए संक्रमित मामले मिले हैं और 21 लोगों की मौत हुई है। हालत को देखते हुए सैन्य शासक किम जोंग ने इस मामले को देखकर सहम गए। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति किम जोंग ने उन्होंने कहा कि देश उनकी स्थापना के बाद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। किम ने देश के कोरोना वायरस रोधी इंतजाम करने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भी निर्देश दिए हैं। देश में 17,400 नए कोविड केस मिले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,20,000 तक पहुंच गई है। उत्तर कोरिया में शुक्रवार को पहली मौत के बाद कुल 6 मौतों की पुष्टि हुई थी और अब 21 और मौतों की सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार नॉर्थ कोरिया में गुरुवार को कोरोना का पहला केस मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अब देश में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कहर ढा रहा है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग ने आपात बैठक कर हालात की समीक्षा की और आपातकाल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उत्तर कोरिया ने कोरोना को पहले अज्ञात बुखार बताया था। सरकारी मीडिया ने कहा था कि उत्तर कोरिया में कोविड-19 के कारण बुखार होने से लाखों लोगों में बुखार के लक्षण पाए गए हैं। हजारों लोगों को अस्पताल में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। उत्तर कोरिया में कोरोना के कहर के साथ ही कोरोना मुक्त देश का दावा अब फेल होता नजर आ रहा है। करीब 2 साल से देश में सबसे कठोर एंटीवायरस सिस्टम लागू हैं, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सेंधमारी कर दी है। किम जोंग ने प्रतीक्षा की है कि वह देश को इस
संकट से उबार लेंगे। उन्होंने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर संभव उपाय का निर्देश दिया है। उधर चीन में भी कोरोना से बुरा हाल है। बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों के बड़े हिस्सों में कोरोना पाबंदियां अभी भी लागू हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया 0 कोविड केस का दावा करता रहा है, लेकिन अब कोरोना वहां पर भी अपना कहर बरपा रहा है। बता दें कि बीते दिन उत्तर कोरिया से 17,400 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें 21 लोगों की मौत कोरोना से हो गई, जिससे ये संख्या बढ़कर 27 हो चुकी है। कोरोना स्थिति को देखते हुए किम जोंग ने कड़े निर्देश दिए हैं और सख्ती से कोरोना नियमों को पालन करने का निर्देश भी दिया है। तो कभी नॉर्थ कोरिया 0 कोविड केस का दावा किया करता था, लेकिन कोरोना का कहर अब वहां पर भी देखने को मिल रहा है। बीते दिन 17,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले नॉर्थ कोरिया से सामने आए और 21 लोगों की जान कोरोना से चली गई। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।